सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद ही रास्ता अपना बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि जेआरएफओ की सीरीज चल रही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक से बढ़कर एक जेएनयू, बीएचयू, डीयू, हैदराबाद जामिया, जहां भी आप सोच सकते हैं, सारी यूनिवर्सिटियों के मैं रिसर्च स्कॉलरों को इस पे ला रहा हूँ। तो उसी की सीरीज में आज हमारे बीच बात करने के लिए महिमा सिंह जी हैं। इन्होंने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की और हिंदी से इन्हें उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम महिमा जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। महिमा जी ने हिंदी से जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। महिमा जी, ये बताइए, जैसे कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जिसको जनरल पेपर कहते हैं, और एक होता है सेकंड पेपर आपका स्पेसिफिक, जिससे आपने परास्नातक की डिग्री प्राप्त की होती है। तो महिमा जी ये बताइए कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसको कैसे तैयार आपने किया, या कैसे तैयार किया जाए? फर्स्ट पेपर के लिए तो वैसे मतलब केवीएस मैदान है, जिनको हिंदी में प्रिपेयर करना हो या कुछ लोगों को होता है कि इंग्लिश में प्रिपेयर करना है। जी जी। मैंने एक्चुअली दोनों तरह से पढ़ा था और थोड़ा बहुत यूट्यूब में हेल्प ली थी। और केवीएस मैदान सबसे ज्यादा बेटर ये है कि आप प्रीवियस पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। जी 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, काफी कवर हो जाएगा। जी और बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उसमें जितने 10 टॉपिक्स है, कई लोगों का मैथ्स बहुत वीक होता है। जी। और बाकी तो लगभग सबका कुछ ना कुछ कवर हो ही जाता है। तो 10 टॉपिक्स को आप 3 3 डेज में, अगर जैसे कि अभी 1 मंथ ही बाकी रह गया है लगभग, तो सबको यही है कि 3 4 दिनों में एक एक टॉपिक कंप्लीट करके और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। हम्म। बाकी अच्छा महिमा जी, फर्स्ट पेपर का तो बहुत हम टॉपिक से, बहुत सारे टॉपिक से हम फैमिलियर होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया या कुछ हो गया, हम शुरू से पढ़ते आते जी, हैं। टीचिंग, कंप्यूटर हो गया, वो हमने लगभग हाँ, पढ़ा ही होता है। पढ़ा ही होता है। मैथ हो गया तो हमने 12 तक वो पढ़ा ही होता है, अगर साइंस बैकग्राउंड रहा है, पढ़ा या उससे पहले हाई स्कूल तक ही हमने जी। पढ़ा ही होता है, और लेवल वही ही रहता है, उससे ज्यादा वो लेवल का नहीं रहता। लेकिन जी टीचिंग बिल्कुल। और रिसर्च जो है एक थोड़ा सा हमारे लिए नया होता है। टीचिंग तो हम अपने डेली लाइफ में उसमें देखते हैं, मतलब डेली रूटीन में देखते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे कवर किया जाए? अब मेरे हिसाब से टीचिंग में तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मतलब उसमें रिसर्च। लगभग रिसर्च में थोड़ी बहुत होती है। वो भी अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिए, थोड़ा सा पढ़ लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च भी, जैसे कि रिसर्च मेथड से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और उनके जो चरण होते हैं, शोध के चरण वगैरह, स्टेजेस पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जी तो जी। एक दो बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लें तो वो भी ठीक ही है। मेरे हिसाब से तो टीचिंग एंड रिसर्च ही सबसे बेस्ट है। कुछ लोगों का मैथ्स ज्यादा वीक होता है, जैसे कि मेरा भी रहा था, तो जी, मतलब मैथ्स में कम होता है। बाकी डीआई वगैरह ठीक आती है, उसमें भी एक दो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, लेकिन लगभग हो ही जाता है। मतलब तो अब डीआई का जैसे कि थोड़ा सा। हायर एजुकेशन वगैरह, जी जी, हाँ थोड़ा कंटिन्यू। सा प्रॉब्लम होता है, सबको ही होता है वो लगभग। बाकी तो पढ़ने वाले हैं वो सब थ्योरीज टाइप है, तो आप रिसर्च और टीचिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लें तो बेटर है। बाकी जी प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, क्योंकि जितना सिलेबस है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं से क्वेश्चन आता है। जी बस जी। मैथ्स वगैरह में थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, हम्म। बाकी तो वही रहता है। उसमें थोड़ा सा अब ये इस अकॉर्डिंग लॉजिक सही वाले, है। जी, लॉजिक वाले क्वेश्चन थोड़ा सा 5 6 आ रहे हैं। ये एक जो नया टॉपिक आ एरिया जाते हैं। इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसको आपने कैसे कवर जी किया? जी। लॉजिक वाले तो वही देखिए ना, जैसे कि रीजनिंग वगैरह है उसमें। जो रीजनिंग, अगर वो तो नॉर्मली होता है, ब्लड रिलेशन ये सब वो नॉर्मल समझ लिया रीजनिंग और मैथ्स में। और लॉजिकल रीजनिंग से में भी यही है कि मैंने केवीएस मैदान से और थोड़ा सा अन अकेडमी वगैरह से पढ़ा था। जी बाकी उसमें थ्योरीज हैं, तो अगर आपको थ्योरीज मतलब उसके वो क्लियर होंगे तो लॉजिक वाले क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नहीं होते हैं तो फिर, क्योंकि वो उनका कुछ एग्जैक्ट एरिया नहीं है कि वहीं से आएंगे जी या जी। यही क्वेश्चन आएगा, तो वो थ्योरीज पढ़िए तभी क्लियर हो सकता है। अच्छा, पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चंस की कितनी भूमिका है? अब तो सब्जेक्ट में भी आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं, या कैसे इसको कवर किया जाए? कम्युनिकेशन मतलब उसमें पैराग्राफ जो फर्स्ट पेपर में आता है वो भी प्रैक्टिस पर ही है। मतलब लास्ट लास्ट के 5 से 7 डेज में कम से कम हर दिन 2 2 3 3 पैराग्राफ सॉल्व करिए, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है जी कि जी। कोई भी पैराग्राफ है वो आप क्वेश्चन कितना समझ पा रहे हैं और पैराग्राफ में कितनी जल्दी ढूंढ पा रहे हैं। जी जी। तो बेटर है कि उसको प्रैक्टिस करने में परफेक्ट, तो वही चीज हो गई कि बिल्कुल आप बिल्कुल। अच्छे से मतलब सॉल्व करते रहिए और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अपने आप। अच्छा, महिमा जी, फर्स्ट पेपर में आपको कौन सा ऐसा लगा कि आलू की टिकिया बस खाते जाना है, मतलब
जैसे कौन सा टॉपिक, 10 टॉपिक में आपको कौन सा ऐसा लगा कि ऐसे बस खाते ही जाना है, मतलब इंटरेस्टिंग आपको लगा, वो मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका कौन सा रहा, ये कहने का मतलब? जी, उसमें एक तो मेरा टीचिंग रहा और रिसर्च भी रहा है और वो भी रहा है हायर एजुकेशन, क्योंकि मैंने इन तीनों को जैसे अच्छे से पढ़ा था। और एक्चुअली जब हमको टीचिंग की लाइन में जाना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो मतलब टीचिंग के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो आने चाहिए। जी जी रिसर्च करनी आ गया आपको 5 साल, तो फिर उसका भी पता होना चाहिए। तो एक मतलब एक जानने की वो था, क्यूरियसिटी थी कि हमें समझना है रिसर्च में क्या होता है, कैसे कैसे करेंगे। तो जी जी। उसको थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ा, तो मुझे टीचिंग और रिसर्च मतलब ये कवर आलू कर तो लिया। नहीं लगा, लेकिन हाँ ये था कि कवर हो गया। एक इंटरेस्टिंग मतलब एरिया उसको रहा। मैंने एक हाँ इंटरेस्ट से लिया तो कवर हो गया। जी। बाकी मैथ्स वगैरह थोड़ा सा वीक था, तो उसमें गड़बड़ आ गया। मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि मैथ को पोर्शन को आपने इस दृष्टिकोण से किया कि जेआरएफ के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है, जैसे कुछ पोर्शन ऐसे इंटरेस्ट होते नहीं हैं। है, हाँ। अगर उसमें इंटरेस्ट होता तो फिर मैं हिंदी से नहीं कर रही होती बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैथ्स लिया होता। अच्छा महिमा जी, ये बताइए इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की कितनी भूमिका है? जैसे इन्वायरमेंट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्वायरमेंट की कितनी जी, भूमिका है इसमें? इन्वायरमेंट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही फंसे थे ज्यादातर इस बार। जैसे कि था कि 5-6 क्वेश्चन आए थे रिसर्च और टीचिंग से, 6-6, 7-7 क्वेश्चन फंस रहे थे। जी जी इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन से 3-4 ही क्वेश्चन फंसते हैं। जी जी मतलब एक दो पुरा मतलब ये हो गया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में ज्यादातर आए हुए हैं, या नॉर्मली हायर एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी तो कुछ कुछ करंट अफेयर्स से थे, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार काफी आई थी, तो एक आध क्वेश्चन में से भी फंसे थे। और जी इस जी बार कई शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए थे। जी जी। तो यही है। महिमा जी, करंट अफेयर्स की कितनी भूमिका है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं? करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इन्वायरमेंट में और हायर एजुकेशन में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल सबको पता होना चाहिए, तो वही क्वेश्चंस फंसते हैं ज्यादातर। थोड़ा बहुत कंप्यूटर में हो सकता है बस, बाकी तो किसी एरिया में इतना करंट अफेयर्स से नहीं फंसता है। तो करंट अफेयर का जो हवा बनाया जाता है कि अरे करंट आता है, बहुत सारे चैनल तो केवल इसी की सीरीज चला देते हैं। मैंने देखा है कि वो करंट अफेयर्स की करेक्ट। बना देते हैं और उस पे एक क्वेश्चन आते हैं, तो उस पे आपको अपनी एनर्जी न वेस्ट करके आपको अपने सब्जेक्ट पे या डीआई पे जो आपके सॉलिड जी नंबर है बिल्कुल, उस पे फोकस काम करना करना चाहिए। चाहिए। जी कर लेना चाहिए। जी। अब जैसे कि पैराग्राफ है, डीआई है, इन सब में हम पूरा 5-5 क्वेश्चंस गेन कर सकते हैं अगर मेहनत थोड़ा सा मतलब उसमें कर लें तो। तो अब बिल्कुल। इतना करंट अफेयर्स पढ़ तो पाएंगे नहीं, तो बेकार है उसमें टाइम वेस्ट करना। उससे बेहतर है कि आप सेकंड पेपर को इम्प्रूव कर लीजिए। जी जी, तो तो काफी फर्स्ट पेपर आप में अच्छा। इनफ है, मतलब 25, हाँ 25 से 30 क्वेश्चन आप अगर ले रहे हो तो काफी है, मतलब जी जेआरएफ के लिए। हाँ, 30 क्वेश्चंस के आसपास आप रख रहे हैं तो आपके लिए काफी होगा। काफी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा महिमा जी, ये बताइए कि कोई बुक लिस्ट में केवल केवीएस मदान को आपने पढ़ा कि इसके साथ किसी और बुक को आपने प्रीफर किया कि पर्याप्त था? एक्चुअली मैंने मतलब केवीएस मदान पढ़ा, प्रीवियस ईयर पेपर्स किए हैं, और अन अकेडमी से थोड़ा बहुत मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं। जी क्या जी है, ऐसे ऐसे हिंदी में वर्ड भी दे दिए होते हैं कि वर्ड ही नहीं क्लियर होते हैं, जी। या हाँ, इंग्लिश के कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हो। तो बेटर है कि आप थोड़ा बहुत कोई भी यूट्यूब चैनल है या जो भी जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है, जी जी आप उनको उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी आप बुक से, क्योंकि बुक से कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो जी। पहले बुक प्रोवाइड करिए, फिर आगे अपना देखिए। महिमा जी अच्छा। प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा अच्छे से करिए। जी हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। बाकी ये था कि मैंने लास्ट टाइम 5 से 10 डेज सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे। जी तो मॉक टेस्ट से ये था कि हाँ फर्स्ट पेपर मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि 20 25 25 से 30 क्वेश्चन कर सकती हूँ। जी जी और लगभग हो गया था, तो कॉन्फिडेंस जरूरी है। बाकी जी जी। पढ़ा तो आपने चाहे जितना हो, पेपर में जाके सब हो जाता सब है हो जाता है, गायब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कोई जितनी भी जैसे गाइड बुक होती हैं जो ये कहती हैं कि आप ये पढ़ के आप निकाल लीजिए, तो इनकी कितनी भूमिका आपको लगती है? गाइड मार्केट में जैसे कि बहुत फर्स्ट सारी पेपर में गाइड आते बुक, हैं ना। नहीं दोनों पेपर के लिए, जैसे सेकंड पेपर के लिए भी आप अगर कहें कि गाइड की क्या भूमिका है, गाइड बुक्स की, जैसे कहते हैं कि ये हिंदी की इस पब्लिकेशंस की बुक है, आप पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा, तो उनकी आपको कितनी भूमिका लग रही है कि मूल टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको जेआरएफ चाहिए? नहीं, मूल टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइड वगैरह में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस ही गलत दे दिए होते हैं, जी या ऑप्शंस नहीं, मतलब गलत गलत आंसर दे दिए होते हैं। तो क्या फायदा हम गलत चीज याद करें, लर्न करें, वहां पे गलत टिक करें। तो जी बेटर है आप पहले मतलब मूल टेक्स्ट पढ़िए, फिर उसके बाद उसमें तब आपको ये समझ आएगा कि हाँ गलती कहाँ है।
जी जी। बाकी तो जैसे कि अरिहंत वगैरह की बुक रहती है, हिंदी में है, जैसे कि अरिहंत की रहती है, तो उनमें लगभग मैटर सही रहता है। तो हम्म। क्योंकि जब हमको पढ़ना है तो मेन नॉलेज लें तो ज्यादा बेटर है। जी जी। अच्छा महिमा जी, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहा यानी हिंदी जो रहा, तो हिंदी के लिए क्या एक होलिस्टिक रूप से आप अप्रोच बनाए या एक रणनीति बनाए कि हिंदी को कवर किया जाए, जबकि इसका सिलेबस बहुत विस्तृत है, तो इसको कैसे तैयार किया जाए हाँ, और आपने खुद कैसे किया? प्रस्तुत तो है। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो थोड़ा इतना आइडिया नहीं था, मैंने सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत रिवाइज किया था, और तो फर्स्ट टाइम पे मेरा कुछ नहीं हो पाया अच्छा था। जी। सेकेंड टाइम मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा आइडिया बनाया कि हाँ, अब कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा मास्टर्स के भी सिलेबस से तो बच्चे कंफ्यूज, जैसे कि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि एमए के सिलेबस में ध्यान दें कि इसमें ध्यान दें। जी। तो लगभग सिलेबस सेम ही होता है, ये चीज कंफ्यूज हो जाते हैं बस हम लोग। तो मेरा यही था कि मैंने सबसे पहले उनका शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा, तो आइडिया लगा कि हाँ, इतिहास में क्या क्या है। हम्म उसके बाद उनका चतुर्वेदी जी का इतिहास पढ़ा, जैसा कि उनमें चतुर्वेदी जी में काफी बेहतर दिया है। हम्म। और बच्चन सिंह का इतिहास, ये तीन मूल टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो आपका इतिहास लगभग कवर हो जाता है। बच्चन सिंह में दूसरा इतिहास है उनका, और आधुनिक साहित्य का इतिहास है। जी तो जी। ये चार तो मूल टेक्स्ट हो गए जिनसे आप इतिहास को कवर कर सकते हैं। और उसके बाद है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की एक किताब आती है, जी। मतलब उनको ये हम बुक तो कह काफी सकते हैं पॉपुलर जिसमें है, मैं लगभग आपको उसमें बता दूं। काफी काफी मैंने पॉपुलर जी। चार एक्चुअली पांच वो हिंदी के इसलिए तैयार। पॉपुलर है जी जी, वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसमें जो जिस ट्रिक से दिया हुआ है, सारी रचनाएं हमें एक जगह मिल जाती है। हम्म। हम बुक में इतना खोजेंगे या इतनी बार पढ़ेंगे तो वो चीज इकट्ठे नहीं एक बार माइंड में आ जाती है। जी जी। क्योंकि जो अब एनटीए पेपर कंडक्ट कराने लगा है उसमें ज्यादातर वो रचनाएं दे देता है कि क्रम से लगाइए, हम्म। या उनके सन वगैरह, तो ये सब चीजें हम किताबों में इतना नहीं कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। हाँ हाँ। इसलिए पांडे बेटर है कि आपको एक जगह सारी रचनाएं और सन मिल जाएंगे। और कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि इतने सारे अब उनको क्रम में कैसे लगाएंगे, सबके सन कैसे याद करें। जी जी। तो यही है कि उसमें लाइन वाइज आप उसको किसी स्टोरी की तरह बना ले किसी की रचनाओं को, और फिर एक कहानी बना करके अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट में रखेंगे तो आराम जी से जी। याद हो जाता है, फिर क्रम भी जी लगभग सही होने लगते हैं। जी। और और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग कवियों की रचनाएं आ जाती हैं, हम्म। तो उनमें सन नहीं समझ में आता है। तो उसमें भी यही था कि जैसे कि अगर हमें किसी एक रचना का सन याद है तो उसके ही थ्रू मैं चार पांच रचनाओं का सन और याद कर लूं। जी जी। तो यही सब था। जी और बाकी सरस्वती पांडे के अलावा मैंने एक अभी न्यू दृष्टि पब्लिकेशन का आया था, बुक आई थी, गाइड जी। जी। टाइप। तो उसने भी काफी बेहतर दिया क्योंकि उसने न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। हम्म। जैसे कि कई बच्चों का होता है कि सारे नॉवेल्स नहीं एफर्ट कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें मतलब कथन वगैरह दिए हुए हैं, आप उनसे अगर जो बच्चे नहीं एफर्ट कर पा रहे सारे नॉवेल्स, वो उससे हम्म। पढ़ लें, उसमें भी जी जी। काफी दिया है। मतलब ये जो आपने तो पुस्तकों के नाम बताए ये काफी उपयोगी होंगी या जो जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते जी हैं हिंदी बिल्कुल। से। और आपने इसके लिए क्या बिल्कुल। किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हिंदी के लिए कोई आपने मदद ली? ऑनलाइन जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी को अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीजें उपलब्ध हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेहतर है कि अगर आप मतलब खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीजिए। जी बेहतर है कि आप खुद ही पढ़िए, पहले एक बार तो खुद पढ़ने की कोशिश करिए, जैसे कि इतिहास वगैरह है। और जो भी उसमें काव्य शास्त्र है, जैसे कि बच्चों को काव्य शास्त्र में भी प्रॉब्लम होती है, व्याकरण वगैरह है, तो उसके लिए आप देख सकते हो जो आपको बेहतर चैनल लगे। मैं किसी मुझे किसी चैनल खास का तो नहीं पता, जी। जी तो जो बेहतर लगे उससे अपना पढ़िए। अन अकेडमी पे काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उससे जी। देख जी लीजिए। जी। अच्छा महिमा जी, तो बाकी यही है प्रीवियस। कि खुद पढ़िए, जी जी कंटिन्यू। और पेपर सॉल्व करके पेपर का एक आइडिया लीजिए कि कैसे क्वेश्चन फंसते हैं। तो हम्म। आपको खुद समझ में आ जाएगी कैसे पढ़ना है और किस तरह से सॉल्व करना है। जी जी। और मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था, तो कई लोग ये कहते हैं कि आप फर्स्ट पेपर पहले अटेम्प्ट करिए, सेकंड बाद में करिए, फ्रेश माइंड रहता है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड पेपर पहले करिए, क्योंकि वो इसमें आपका माइंड फ्रेश कॉन्फिडेंस रहता है लेवल बिल्कुल। बढ़ाता है। जी जी। हाँ, माइंड फ्रेश रहता है। फर्स्ट पेपर में तो नहीं गया, क्योंकि फर्स्ट पेपर करने के बाद एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर सेकंड भी नहीं हो पाता है ढंग से। जी जी। तो सेकंड टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया तो मतलब मेरा पहले यही था कि मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि पहले पहले अपना पनीर पेपर सॉल्व करा। पनीर के पकौड़े आप खा लीजिए, जो कि सब्जेक्ट है जिस पे आपने 2 साल जी काम किया है,
और फर्स्ट पेपर को काम के किया है। लिए केवल आपने जेआरएफ में आके और तब उसके लिए लगे हैं। तो मिर्चा और बाद में और सारी चीजें खाइए, लेकिन पहले पनीर का पकौड़ा अपना क्लियर हाँ कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल। जी। और इसमें तो जैसे इससे कि एक्चुअली क्या रहेगा कि कंटिन्यू। हाँ जी इससे क्या रहेगा कि मतलब आपने अगर अपना पेपर सॉल्व किया होगा तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ 70 75 80 क्वेश्चन मैंने कर लिए। जी सेकंड जी। पेपर इतना मजबूत रखना चाहिए कि आप 80 क्वेश्चन वहां कर ले जाएं और 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में। तो हम्म 110 क्वेश्चन में लगभग हो सकता है, कंप्लीट हम्म, किया जा सकता है आराम से। जी जी। अच्छा महिमा जी, एक क्वेश्चन से ये आता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए, मतलब या कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए या कैसी रणनीति बनाई जाए, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? घंटे पे काम किया जाए या आवर्स पे काम किया जाए या कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए, किस तरह से कवर किया जाए? हाँ वो तो सबका अपना अपना स्टेमिना है। जी मेरे हिसाब से तो ठीक है। कई लोगों को होता है 10 10 12 घंटे पढ़ने की आदत है तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं पढ़ सकते हैं वो धीरे धीरे आदत भी डाल सकते हैं क्योंकि नहीं पढ़ा जाता है। जी जी तो ये है कि हाँ लगभग एक पेपर को, जैसे फर्स्ट पेपर है उसको आपको डेली 2 3 घंटा 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे जी जी। कम से कम सिर्फ। उसमें ये है कि 3 घंटे आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, 1 घंटा कोई पेपर प्रीवियस ईयर का कोई पेपर सॉल्व करिए। और हम्म बाकी सेकेंड पेपर है उसमें भी लगभग 6 से 7 घंटे देना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि अब जैसे कि टाइम कम है, 1 महीना 1.5 महीना बचा है, तो फिर अब जिन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की तो उनको जरूरत है अब 7 घंटा 8 घंटा देना ही पड़ेगा सेकेंड पेपर को। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें कि आप मूल टेक्स्ट पढ़ पाए और उसमें भी हिंदी में भी जैसे कि कई पार्ट डिवाइडेड है, कई यूनिट्स में है। तो हम्म, अब ऐसा रणनीति बना लीजिए कि एक यूनिट को हम ऐसे सॉल्व करेंगे और दूसरा इतिहास का सॉल्व करेंगे, जी जी। एक नॉवेल मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इस तरह से जैसा भी सबका अपना अपना टाइम टेबल, जैसे मेरे हिसाब से तो ये है कि सब अपना अपना टाइम टेबल खुद सेट करें बिल्कुल, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है। तो सबके ज्यादा सिचुएशंस बेहतर है, भी अलग अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग होते हैं जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो कोई ज्यादातर बेहतर ये है कि आप रात को पढ़ें, क्योंकि रात का टाइम टेबल ज्यादा सेट रहता है कि अगर आप 6 घंटे कॉन्फिडेंटली पढ़े हैं तो आपको लगेगा कि हाँ 6 घंटे से ज्यादा मैंने 10 घंटे पढ़ लिया है। और अगर जी आप पूरा दिन भी पढ़ रहे हैं 10 घंटे तो नहीं लगेगा कि मैंने पढ़ा है जी जी। तो बेहतर है कि अब अच्छा महिमा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी आपको भूमिका लग रही है दोनों पेपर के लिए अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट पेपर के लिए और सब्जेक्ट के लिए? फर्स्ट पेपर में तो देखिए उसका ना मतलब उतना ही एरिया है, उससे बाहर पेपर अगर पेपर फंसेगा भी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं अलग होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा। लेकिन सेकंड पेपर में क्या है कि वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है, उसमें भी पेपर लगभग रिपीट होता ही होता है। लेकिन ये है कि हाँ कई बार जैसे कि कभी होते हैं नॉवेल वगैरह में पात्र पूछ लिए जाते हैं। हम लोग मेन मेन पात्र पढ़ते हैं, लेकिन इस बार आया था तो काफी गौड़ पात्र पूछ लिए गए थे तो नहीं समझ जी। में आए। तो ये इसलिए बेटर है कि आप मतलब मूल टेक्स्ट पढ़ें तो आपको पात्र भी ध्यान में रहेगा, परिवेश भी ध्यान में रहेगा हम्म और कथन भी, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें याद रहता है कि हाँ वो कथन उसने कहा था हम्म। एज अ पात्र के अकॉर्डिंग। और अगर ऐसे ही पढ़ते जाएंगे कि हाँ उसमें ये स्टोरी है, अगर हम नॉवेल की सिर्फ स्टोरी जान ले तो कोई फायदा नहीं है। जी तो जी। वहां हमसे स्टोरी नहीं पूछने वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो बेहतर है कि डीपली पढ़ें। और बाकी इसमें जैसे कि हिंदी वाले पेपर में मतलब जो सब्जेक्टिव होता है उसमें तर्क बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्म। जैसे कि तर्क और वो वाले। तो उसमें भी यही है कि एक्सरसेशन आप वाले, हाँ। मूल टेक्स्ट पढ़े, हाँ जी। एजर्शन वाले, एजर्शन हाँ। और रीजन वाले। हम्म तो उसमें भी अगर आप बेहतर है कि मूल टेक्स्ट पढ़े होंगे तो आप एजर्शन वाले क्वेश्चन समझ पाएंगे कि हम्म। किसी भी चीज से पूछ रहा है, कोई वाद से क्वेश्चन पूछ रहा है या किसी भी चीज से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आपको वो मूल पता होगा क्या है उसमें तो हम्म। आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा महिमा जी, कोचिंग की कितनी भूमिका है? क्या आपने किसी कोचिंग की मदद ली थी फर्स्ट पेपर या दोनों के लिए कह सकते हैं? नहीं। तो कोचिंग की कितनी भूमिका, थोड़ा सा इस पे भी बच्चों को बताइएगा। कोचिंग की इतनी जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जी। ऑलरेडी ऑनलाइन इतनी सुविधा है, सबके पास मोबाइल है तो सब आराम से ऑनलाइन ही 2 4 चीजें देख, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑनलाइन देख लीजिए, क्यों इधर उधर इतना पैसा डालना। जी बहुत जी। आसानी से क्लियर हो सकता है, बस बुक्स पढ़िए और सब कॉलेज जाते हैं, मेन मैटर पढ़ते हैं जी जी। तो आराम से क्लियर किया जा सकता है। जी कोचिंग की तो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जी। जी। अच्छा महिमा जी, जब आपने जेआरएफ का एग्जाम नहीं क्रैक किया था और क्रैक करने के बाद जेआरएफ के एग्जाम को, आपने अपने सम्मान में या और सारी चीजों में क्या आपने कुछ चेंजेस देखे, या सोशल
लाइफ में आपने कोई अपने चेंजेस देखे कि अरे ये तो वो महिमा, अरे इसने जेआरएफ कर दिया, ऐसे बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है? हाँ, वो तो काफी अच्छा लगा। मतलब जैसे कि फर्स्ट टाइम जब नहीं हुआ था तो कई लोगों ने, कई सीनियर्स ने या मतलब जो भी टीचर्स वगैरह थे उनको मैंने बताया कि इस वजह से नहीं हुआ, तो बहुत लोगों ने ये भी कहा कि कोई रीजन नहीं पूछता है, ये वो मतलब एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए क्यों बिल्कुल, नहीं एवरीथिंग हुआ। इज बस डिपेंड ऑन लगा कि सक्सेस। नहीं। हाँ, बिल्कुल सक्सेस, बस आप ये बताइए कि हुआ है नहीं हुआ है, इससे किसी का कोई मतलब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आ, लगा, मैंने पहले तो इसको थोड़ा सा उसमें लिया कि क्या है, नहीं हुआ है, कोई मुझे समझा नहीं रहा है ये, लेकिन तब मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि नहीं, अच्छा है, सही बात है कि हाँ मतलब एक्सक्यूजेस कोई नहीं पूछता है, आपकी सक्सेस सब पूछते हैं। अब जी जैसे कि हाँ सक्सेस हो गए तो सब आपसे पूछेंगे कैसे पढ़ा, किस तरह से किया, तो अच्छा लगता है कि ठीक है, सब हमारी रणनीति जाने कैसे किया, क्या कब किया, हम्म कितना घंटे पढ़ा। हम्म तो काफी खुशी हुई। और फिर जब डिग्री मिल गई तब तो लगता ही है कि अब एलिजिबल हो गए हैं, हाँ हम्म, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं अप्लाई कर सकते हैं। जी तो अब लगता है कि अब रास्ते खुल गए हैं, नहीं तो अभी लगता है अब एमए के बाद क्या करेंगे, कोई ऑप्शन हाँ नहीं है, जब तक ये नहीं निकला तो इसी में अटके रहेंगे। जी जी। तो न- ठीक है, अब रिलैक्स। निश्चित तौर पर आप भी कई सारी छोटी जो मतलब आप महिलाओं के लिए और सारी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए आप एक निश्चित तौर पर एक मोटिवेशन होंगी, जो अपने खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहेंगी और इस फील्ड में जूनियर रिसर्च फेलोशिप को प्राप्त करना चाहेंगी या रिसर्च करना चाहेंगी, या जो भी टारगेट होगा, तो आप निश्चित तौर पर उनके लिए प्रेरणादायी होंगी। ये बताइए कि इसके पीछे अच्छा उद्देश्य क्या था आपका, कि क्यों उत्तीर्ण किया जाए नेट जेआरएफ एग्जाम? कि इससे प्रतिष्ठा था या पैशन था या आपको रिसर्च के फील्ड में ही काम करना था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 35,000 पर मंथ आएगा? नहीं नहीं। ये तो सभी का रहता है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ खास नहीं, वो तो मिलना ही है, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे तब भी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। वो एक अलग चीज है। बट एक्चुअली मेरा मेरा शौक जो था वो ये था कि मैं कहीं ना कहीं एक आवाज बनना चाहती थी। मतलब अ, मेरा स्टार्टिंग से था, तो मैं, मेरा पहले इंटरेस्ट था लॉ में, मैं हम्म लॉ करना चाहती थी 12th तक, लेकिन फिर हम्म मुझे लगा कि मतलब साहित्यकार में, टीचर में ये हम्म दम ज्यादा है, इसलिए मैंने हिंदी सब्जेक्ट चूज किया। जी जी तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये बेहतर है। तब पता लगा है कि एमए के बाद हम इस चीज के लिए, मतलब जेआरएफ का भी कुछ होता जी जी। है। तब उसके बारे में काफी जानकारी ली। और फिर बीएचयू के लिए भी मैंने फर्स्ट टाइम, जैसे मास्टर्स में, एक्चुअली मेरी 12th तक स्टडी थी पंजाब बोर्ड से, मैंने 12th में पंजाब में रही। तो अच्छा, उसके मूल बाद जब आपका घर यहाँ पंजाब में है? कानपुर, नहीं मूल घर मेरा कानपुर में ही है। अच्छा, कानपुर। मैंने जी वहां से स्टडी की थी। जी। जी। फिर कानपुर आए तो कानपुर में कॉलेज, तब इतना आइडिया नहीं था कि हाँ बनारस यूनिवर्सिटीज हैं, ये है वो है, तो मतलब पता था, लेकिन कैसे है क्या एडमिशन, तब फॉर्म वगैरह नहीं भर पाए थे, तो हम्म, नॉर्मल यहीं पे एडमिशन ले लिया था। कानपुर में पीपीएन कॉलेज से मैंने जी यूजी किया। और फिर उसके बाद बनारस में बनारस यूनिवर्सिटी का अप्लाई किया, तो वहाँ पे फिर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। और वहीं पे रहते रहते फिर बनारस की तो पढ़ाई आराम से कंप्लीट हो ही जाती है, बाकी जी बस जी। आप अपने मेन फोकस पर, मेन सब्जेक्ट पर ध्यान दें, पढ़ते रहें, हाँ हाँ, कंटिन्यू। आराम से हो सकता है। जी। अच्छा, जो बच्चे या बच्चियां, यानी मतलब बॉयज या गर्ल्स हिंदी से रिसर्च करना चाहते हैं या फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि मतलब वो इस फील्ड में क्यों आए, या जो कर रहे हैं इसकी तैयारी, उनका एक मोटिवेशन कैसे बना रहे, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जैसे बहुत सारे बच्चे जो जी। तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए आप क्या कहना सर, चाहेंगे? बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूंगी कि मतलब हिंदी सब्जेक्ट, जैसे कि पहले मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था हिंदी में, जी जी लेकिन हिंदी पढ़ने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि हम खुद को पढ़ रहे हैं। जी जी अगर आपको खुद को जानना है, खुद को पढ़ना है, दुनिया को जानना है, मतलब हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, जी समाज शास्त्र पढ़ लेते हैं, मनोविज्ञान पढ़ लेते हैं, सिर्फ आप साहित्य तक ही नहीं सीमित रह जाते हैं। जी जी। तो हिंदी साहित्य मतलब सबसे बेहतर विषय है। साहित्य वैसे मैं भी तो यही जीवन जीने कहूंगी, की कला भी सिखाता है, साहित्य। जीवन जीने की कला है जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो जी, कंटिन्यू। जी, जिन्होंने हिंदी मतलब चूज किया है तो कुछ सोच के चूज किया होगा, उनका इंटरेस्ट होगा, या जिनको मतलब किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हिंदी मिल गया। कई लोगों को सिचुएशन पे मिल भी जाता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए था पर हमें हिंदी सब्जेक्ट मिल गया, समथिंग ऐसा भी रहता है। पर जी जी एमए में आकर के सब अपने ही
शौक से चूज करते हैं, जी। उनका इंटरेस्ट होता है, तो हाँ हाँ। अच्छा है कि फिर सब तो इंटरेस्ट से ही पढ़ रहे होंगे अपने सब्जेक्ट को। जी। तो अच्छा। बेहतर है आप उसको अपने अच्छे से पढ़िए और मन लगा के करते रहिए। जी। अच्छा महिमा जी, ऐसा कोई पॉइंट्स आपको लगा कि जो मैंने ना पूछा हो और एक नेट जेआरएफ के स्टूडेंट के लिए उपयोगी होगा, ऐसा आपको कोई पॉइंट्स लग रहा हो तो अगर मैं नहीं क्वेश्चंस कर पाया हूं तो आप उसको, अगर आपको लग रहा तो जरूर बता दें कि मैंने सारे एस्पेक्ट कवर कर दिए। हाँ, नहीं मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग तो कवर कर ही लिए हैं। वो तो हाँ अब ये आप। होता है कि किसके पास पढ़ते टाइम कैसी सिचुएशंस, कैसे प्रॉब्लम्स हाँ। आ रही हैं। जी। अ, मेरे हिसाब से है कि प्रॉब्लम सबके पास आती हैं। हम्म लेकिन जरूरी ये है कि आपका टारगेट आपके सामने रहना चाहिए। हम्म क्योंकि मेरा भी जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा तो ये था कि नहीं इतना फोकस किया था, टारगेट भी नहीं था, बस ये था कि हाँ देना है। तो बेहतर है कि अगर आप टारगेट करें, और जैसे कि मुझे लगता है टारगेट सबसे बेहतर है। अगर आप टारगेट करें कि हमें 110 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट पेपर में हम्म 30 लेके ही जाना है, तो हम्म, उसके लिए उतना जुटना पड़ेगा। जी नहीं जी। हम 30 ले आएंगे और हम पढ़े ना, तो फिर ऐसे तो नहीं ऐसे 30 आ होगा। जाएंगे। बिल्कुल। कई लोगों के आ भी जाते हैं तुक्के में, तो वो उनका लक है भाई। वो तुक्का लगाने लेकिन का कुछ ट्रिक तो करना बनाना ही पड़ेगा। पड़ेगा ना। हाँ, तो जी। वो ट्रिक भी, उसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, चाहे जितने भी तुक्के लगा लो। तो संयोग वो होता अच्छा अगर क्या एक। होता है कि घर में सही, हाँ घर में हम तुक्का लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहा है, 50 में बिल्कुल। से 35 क्वेश्चन जा रहा है। वहां जाके जब तुक्का लगा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन भी सही चले जाए तो बड़ी बात बड़ी है। बात है बिल्कुल। तो तो बेहतर है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग 100% दीजिए, तो जी आएगा भी 100% वापस। जी। महिमा जी, हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पूरी स्ट्रेटजी आपने जो बताया होलिस्टिक रूप से, कि मतलब कैसे तैयारी की जाए, कैसे क्या क्या बुक लिस्ट है, निश्चित तौर पर हिंदी माध्यम के जो छात्र होंगे, हिंदी से साहित्य से करना चाहते हैं पीएचडी या रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए, या जेआरएफ करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर उपयोगी होगा। और हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। और सब मुझे सुने, इसके लिए भी धन्यवाद। इसलिए चैनल का सहयोग करें। सब लाइक करें और फॉलो करेंगे, अच्छी बात है। और नहीं करेंगे तो आप अपने तरीके से नया फॉलो निकालिए कुछ जी करने के जी लिए। जी जी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये फेसबुक पेज पे भी जेआरएफ जंक्शन का चैनल आ चुका है, और आप टेलीग्राम पे भी जेआरएफ जंक्शन सर्च करके उसको कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है। नमस्कार।